तो चलिए, ये तो कुछ मार्केट का एक्शन आपको बताया, लेकिन अब थोड़ी सी आईपीओ मार्केट की भी बात कर लेते हैं। हालांकि पिछली जो 2 आईपीओ आया जो लिस्टिंग हुई वो डिसअपॉइंटिंग रही, एचपीएल इलेक्ट्रिक और आईसीसी प्रूडेंशियल। और अब एक और प्लेयर की एंट्री हो रही है, वो है एंड्योरेंस टेक। एंड्योरेंस टेक का आईपीओ ओपन होगा कल से, और आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। मेरे सहयोगी अंचल मौजूद भी हैं। अंचल, हालांकि जो भी रिपोर्ट्स आई हैं इस आईपीओ को लेकर वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स बता रही हैं और एक गुड बेट इसको कह रही हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एंड्योरेंस टेक करती क्या है, कंपनी का कामकाज क्या है, आईपीओ लाने की वजह क्या है और कितना फंड्स कंपनी रेज कर सकती है। शुक्रिया दिवाली। देखिए, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, जो आईपीओ है प्रेडोमिनेंटली इसमें इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं ओएफएस के जरिए, तो आईपीओ से कुछ भी रकम कंपनी को नहीं मिलेगी। कंपनी का बेसिक काम है, कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 2 व्हीलर और स्पेशली 3 व्हीलर्स के पार्ट्स बनाती है और काफ़ी बड़ा कारोबार है इनका 2 व्हीलर और 3 व्हीलर स्पेस में। बजाज ऑटो इनके लिए सबसे बड़ा क्लाइंट है, करीब 41% की आय कंट्रीब्यूट करता है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि आईपीओ से पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स को इन्होंने प्लेस किए हैं शेयर और 348 करोड़ जुटा लिए एंकर इन्वेस्टर्स से। कुल आईपीओ साइज अगर आप देखें 1150 करोड़ से 1162 करोड़ का है, तो उसमें से एक सब्सटैंशियल अमाउंट एंकर इन्वेस्टर को प्लेस करके जुटा लिया, तो वो एक अच्छी इंडिकेशन है गोइंग अहेड कि शायद आईपीओ को इस भाई रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ दिखे। जैसा कि मैं कह रहा था, ओएफएस है प्राइमरली, ओएफएस के जरिए जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो करीब 2.46 करोड़ शेयर बेचेंगे। कुल हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 17.5% ये होगी, जिसमें से करीब 13.7% हिस्सा एक्टिव पी बेच रहा है, तो वहीं बचा हुआ 3.8% हिस्सा प्रमोटर बेच रहे हैं। और मोरलेस 4 बड़े ब्रोकर्स चारों ही मानते हैं आईपीओ में सब्सक्राइब करिए। जी अंचल, जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर को के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं डेफिनेटली, ऑटो एंसिलरी, लेकिन स्पेशली एंड्योरेंस टेक जिसका आईपीओ जो ओपन हो रहा है, ब्रोकरेज हाउसेज या फिर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस आईपीओ को लेकर वो क्या कह रही है, सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए दिवाली, प्राइमा फेसी मोरलेस सभी ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ 4 बड़े ब्रोकर्स ने साफ तौर पे अपनी राय रखी है। असित सिंह मेहता सिक्योरिटीज मानते हैं आप सब्सक्राइब करिए आईपीओ में, एक अच्छी कंपनी है, अच्छा कारोबार है और स्पेशली जिस तरह का 2 व्हीलर स्पेस में कंपनी का मार्केट शेयर है वो अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर जीईपीएल कैपिटल का ये मानना है कंपनी के साउंड फंडामेंटल्स हैं, सब्सक्राइब करना चाहिए आईपीओ में। लिस्टिंग गेन्स के लिए ही नहीं, ये एक फंडामेंटल पिक की तौर पे होल्ड किया जा सकता है। मोनार्क नेटवर्थ का ये मानना है एक अच्छा आईपीओ है, वैल्यूएशन अच्छी है अपने पीएस के कंपैरिजन में, वेल वैल्यूड आईपीओ है, तो सब्सक्राइब की सलाह है। साथ ही साथ जीएचपी सिक्योरिटीज भी मानते हैं आप सब्सक्राइब करिए आईपीओ में। नेट अगर देखें तो कंपनी जिस रेट पे आईपीओ ला रही है, जो प्राइस बैंड है वो वेल प्लेस्ड है और कहीं ना कहीं एक अच्छी मार्केट कैप होल्ड करता है कंपनी अपने कारोबार में, और वो गोइंग अहेड इंप्रूव होती हुई दिखेगी। शुक्रिया अंचल, अगर आप देखें इस आईपीओ के बारे में पूरा अपडेट देने के लिए। एक बार अगर आप देखें मार्केट्स को देखिए, परी 5 अंक नीचे निफ्टी है, और साथ ही साथ अगर एक बार निफ्टी बैंक दिखा दीजिए एग्जैक्टली, अगर आप देखें कहीं ना कहीं निफ्टी की स्ट्रेंथ और निफ्टी की वीकनेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ही रहेगा। आई थिंक ये उसी सप्लाई जोन से 19,800 से अगर आप देखें घूम के आया, डे लो पर ऑलमोस्ट दीपाली। सुमित, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने सभी स्टॉक्स पर व्यूज रखे उसके लिए भी आपका शुक्रिया। लेकिन अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर प्रदीप चौधरी हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मिस्टर चौधरी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। एमपीसी के गठन के बाद ये पहली पॉलिसी थी और पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ। बहुत सारी परसेप्शंस थी यहाँ पर कि जो उर्जित पटेल हैं या फिर जो एमपीसी का गठन किया गया है उनका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा हॉकिश रह सकता है, लेकिन जो आउटकम निकल कर आए, क्या उन्होंने आपको पॉजिटिवली सरप्राइज किया? क्या व्यू है आपका? देखिए, पहले मैं एमपीसी के गठन के बारे में कहूँगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया के बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फेड और ईसीबी, उनमें भी ऐसे ही होता है। और मुझे तो नहीं पता कि वो हमारे पूर्व गवर्नर इसके खिलाफ क्यों थे और होने नहीं दिया। तो डॉक्टर पटेल ने ये बहुत स्वागत, वेलकम चेंज है कि इन्होंने पॉलिसी इनपुट्स अपनी कमेटी से लिए, बिकॉज सारी दुनिया में ये मानना है कि कलेक्टिव डिसीजन जो साथ में लिया जाए वो बेहतर डिसीजन होता है। 2 माइंड्स आर मोर देन 1, 3 माइंड्स आर मोर देन 2, 4 माइंड, तो हर जगह आप देखिए, इंक्लूडिंग आवर कैबिनेट जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम कि उनको अभी 1 महीना ही हुआ है लगभग कार्यभार संभाले हुए, और उन्होंने बहुत दृढ़ता से और डिसाइसिवली जो है ना 25 बेसिस पॉइंट रिपो रेट में कटौती करी है। इसको देखते हुए कि महंगाई में कटौती हुई है और भारत के उद्योगों को, घरों को सस्ते में कर्जा मिलना चाहिए।
सर लेकिन हर पॉलिसी से पहले और बाद में यही बात होती है कि भाई ब्याज दरें तो आपने काट दी, 25 बेसिस पॉइंट तो आपने कम ही कर दी, लेकिन आप इसका जो पास ऑन मैकेनिज्म है वो देखिए, वो बैंक ही है, कमर्शियल बैंक्स, लेकिन वो अब तक पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रोसेस काफ़ी टफ रही है। इस पर आपकी राय क्या है? क्या इस बार बैंक्स पास ऑन करेंगे और किस क्वांटम में? नहीं, ऐसा है कि ये गलत है। देखिए, क्रूड का दाम $110 से 50 हो गया, तो आधे से कम हो गया। तो पेट्रोल का दाम क्या आधे से कम हो गया? नहीं, पेट्रोल पहले 70 रुपये लीटर था और आज दिल्ली की तुलना करें तो 63 रुपये लीटर है। तो ये रीपो कॉस्ट के अलावा बैंकों के पास और भी कॉस्ट होते हैं। मेन कॉस्ट जो 100 रुपये अगर टोटल कॉस्ट है तो उसमें 70% होता है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। तो आज आरबीआई ने रिपो रेट कम कर दिया तो डिपॉजिट का रेट आज से तो कम नहीं होगा ना। तो अगर आरबीआई को इच्छा है, मनसा है कि रेट कम हो, तो सबसे बढ़िया उपाय होगा कि सीआरआर में कट करें। और सीआरआर में अगर 1% कट करें तो मैं समझता हूँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कंज्यूमर है वो 1.25% कम होगा। तो ये रिपो रेट जो है ये तरीका है, बट इसकी कोई इफेक्टिवनेस ज़्यादा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि एक आदमी के अगर सर के बाल मुड़ा दूँ तो उसका बॉडी वेट कितना कम होता है, उतना ही अनुपात है। जो आपके बालों का वजन है बॉडी में, उतना ही वजन है। जी मिस्टर चौधरी, क्योंकि आप हमेशा से ही सीआरआर में कटौती की वकालत करते हैं, अभी भी आपने वही कहा, तो आखिर क्या वजह आप देखते हैं कि आरबीआई इसे उतना सीरियसली नहीं लेता है? हाँ, ये आरबीआई की माइंडसेट है। देखिए, पहले जो है रिफॉर्म से पहले सीआरआर 12% था, तो सीआरआर घटते घटते 4% लाए। और डॉक्टर राजन को छोड़ दीजिए, उन्होंने सीआरआर को टच नहीं किया, पर उनके पहले जो थे डॉक्टर सुब्बा राव, उन्होंने सीआरआर को 6 से 5 किया और 5 से 4 किया, और उसके परिणाम स्वरूप ब्याज दर घटे और इकोनॉमी को फ़ायदा मिला। बट लास्ट 3 साल से आरबीआई एक जो कहते हैं ना स्टबॉर्न रेट लेके बैठा कि सीआरआर को नहीं छेड़ना। तो सीआरआर को छेड़ने से क्या होगा, सीआरआर कम करने से कि डिपॉजिट रेट आपको कम नहीं करने पड़ेंगे पर लोन रेट कम होंगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू रॉब पीटर एंड पे पॉल। आज आप डिपॉजिट रेट कम करेंगे तो बुजुर्ग लोग हैं जो एफडी के इंटरेस्ट पे जीते हैं उनको नुकसान होगा, और जो व्यापार है, उद्योग है, हाउस होल्ड है, उनको फ़ायदा होगा। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को नुकसान करा के किसी को फ़ायदा पहुंचाए। सीआरआर आप कटौती करेंगे, नुकसान किसी को नहीं होगा, फ़ायदा सबको होगा। ये आरबीआई की सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। और मैं ये कहूँगा कि गवर्नर साहब बस 1 महीना हुए आए हैं, तो इनको थोड़ा समय दीजिए, अवश्य करेंगे। सर एक और चीज़ है, एनपीए को लेकर जो आरबीआई का इस बार स्टांस नज़र आया, वो आपको पहले से कितना परिवर्तित, कितना तब्दील, कितना बदलाव नज़र आया, और उनके इस रुख पर आपकी राय क्या है? कि आरबीआई स्टांस से एनपीए चले नहीं जाएंगे। एनपीए जो हो रहे हैं वो इसलिए कि हमारे तमाम इंडस्ट्रीज़, आज गवर्नर साहब ने भी कहा, स्टील, पावर, टेक्सटाइल्स, इनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनके पास इतना सरप्लस नहीं है कि ये ब्याज और मूल को चुका पाएँ। तो आरबीआई के स्टैंड से इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आरबीआई को इसमें थोड़ा और सीरियसली जूझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आरबीआई के अंदर जो बैंकिंग सुपरविजन है वो सबसे वीकेस्ट कड़ी है, इट इज़ द वीकेस्ट। दूसरे देशों में हमने बाहर भी काम किया है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वहाँ पर क्या होता है कि अगर एक अकाउंट है 5 बैंकों में, तो अगर एक जगह एनपीए है तो सेंट्रल जो रेगुलेटर है वो आकर देखता है भाई एनपीए है, तो वो अपनी जजमेंट देता है। तो किसी ने यहाँ पर क्या है कि कियोस है, किसी ने 10% प्रोविजन किया, किसी ने 20% किया, किसी ने किया ही नहीं है। तो जैसे लाइट सिग्नल पे लाल बत्ती में हर एक को रुकना है और हरी बत्ती में हर एक को चलना है। इसलिए आरबीआई को एटलीस्ट बड़े अकाउंट्स में ये निर्धारित करना चाहिए कि पहले एक एनपीए है या नहीं है, अगर एनपीए है तो कितने की प्रोविजनिंग होनी चाहिए। तो अभी तो सबकी श्रद्धा है, किस बैंक ने कर दिया प्रोविजन तो ठीक है, किस बैंक ने नहीं किया तो भी ठीक है। तो रिजर्व बैंक आज तक ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि हर बैंक ने बराबर के तरीके से प्रोविजनिंग करी है। तो इसमें आरबीआई को और थोड़ी एप्लीकेशन की ज़रूरत है। जी मिस्टर चौधरी, कल की जो लैंग्वेज थी पॉलिसी की, उसमें एक चीज़ को लेकर तो इंडिकेशंस मिल रही थी कि इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि महंगाई को लेकर आरबीआई अभी भी अपने लक्ष्य पर ही चल रही है। क्या आप मानेंगे कि इस मोर्चे पर आरबीआई ठीक कर रही है, या क्या एक वक्त बाद महंगाई एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी आरबीआई के लिए?
देखिए, इन्फ्लेशन हमेशा, जितने सेंट्रल बैंक है वो कहते हैं जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। तो जब तक इन्फ्लेशन रहेगा तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं, क्योंकि उसकी मूल जो मेन एक्टिविटी है वही है कि इन्फ्लेशन से जूझना। पर आज अगर दूसरे देशों में हम देखें जहां इन्फ्लेशन का खतरा काफ़ी कम हो गया, इन्फ्लेशन की समस्या काफ़ी, तो वो साथ में ये भी करते हैं कि सरकार अकेली इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं ला पाएगी, तो वो सेंट्रल बैंक सरकार के साथ काम कर रही है कि ग्रोथ लाएं, लोगों को रोज़गार मिले, स्पेशली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए रोज़गार के और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बने। तो अभी तक रिज़र्व बैंक की ये स्टैंड था कि रोज़गार में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मेरी बला से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बट अब गवर्नर साहब ने एक अंदेशा दिया है कि नहीं, ये उस मामले पे भी सेंसिटिव हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ, जॉब्स लाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उन्होंने पहल शुरू कर दी है। तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा। और ये जो परिवर्तन हुआ, बाकी करने को तो बहुत कुछ है, लंबी लिस्ट है, आपके पास समय कम है, नहीं तो मैं 7-8 स्टेप तो वैसे ही गिना सकता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई थिंक सभी पहलुओं में बात की आपने पॉलिसी के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।